नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर के बारे में डीसी जनरेटर क्या है? निम्न की भाषा। जनरेटर का क्या काम है कि यांत्रिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा प्रदान करना ही डीसी जनरेटर का काम है। डीसी जनरेटर की भाषा यही है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, ऐसी युक्ति को जनरेटर कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डीसी जनरेटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही डीसी जनरेटर कहलाता है। और डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कार्य करता है। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय वही है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गतिमान कराया जाए तो वह चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, जिससे उसमें विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। तो अब आता है दूसरा पॉइंट, डायनेमो। डायनेमो का उपयोग जैसे छोटे स्तर पर किया जाता है, जैसे किसी गाड़ी वगैरह में है बैटरी को चार्ज करने के लिए। छोटा जनरेटर है, इसमें स्थायी चुंबक लगाया जाता है। फील्ड में कॉइल की जगह स्थायी चुंबक उपयोग किया जाता है, जिससे इसमें आर्मेचर लगा होता है, वोल्टेज बनाता है, तो कम स्तर पर बनाता है, जिससे बैटरी वगैरह चार्ज करने के काम आता है। बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग के काम आता है। ये छोटे स्तर का है तो ये भी डीसी जनरेटर। अब आता है डीसी जनरेटर के भाग। डीसी जनरेटर के भाग। दोस्तों, डीसी जनरेटर की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ये डीसी जनरेटर की बॉडी है, इसके अंदर ये जो है अंदर फील्ड की वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है, ये कम्यूटेटर लगा हुआ है, ब्रश रील लगी हुई है, ये फैन है जो कूलिंग का काम करता है, ये बाहर का कवर होता है, ग्रिड कवर है। तो दोस्तों, डीसी जनरेटर के भाग में सबसे पहले आता है बॉडी जो उसकी बाहरी बॉडी होती है डीसी जनरेटर की, उसको कास्ट आयरन से बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। तो ये बॉडी होती है, उसको हम डीसी जनरेटर की बॉडी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है फील्ड पोल। जो डीसी जनरेटर के अंदर वाइंडिंग होती है, जो स्लॉट कटे होते हैं अंदर, जैसे ये स्लॉट कट रहे हैं अंदर, उनमें वाइंडिंग की जाती है, उनको बोलते हैं फील्ड पोल। आप समझ गए होंगे कि अंदर जो खांचे कटे होते हैं, उन खांचों में जो वायरों को डाला जाता है, उसी को बोलते हैं फील्ड पोल। उसके बाद है अगला है आर्मेचर। आर्मेचर वो अंदर जो घूर्णन करता है, जिससे चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, ये आर्मेचर। ये घूमेगा अंदर, इसको किसी शाफ्ट के जरिए, इस शाफ्ट को किसी मशीन के जरिए घुमाते हैं तो ये अंदर घूमेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, इसको बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग होती है, इसके अंदर स्लॉट कटे होते हैं, इसमें वाइंडिंग होती है, जिसको स्लिप रिंगों के जरिए बाहर निकाला जाता सकता है।
आर्मेचर किसे कहते हैं? जो घूर्णन करता है अंदर, शाफ्ट के जरिए, जो शाफ्ट से जुड़ा होता है अंदर, शाफ्ट है ये, शाफ्ट से जुड़ा होता है आर्मेचर, वो घूर्णन करता है फील्ड के अंदर, उसको बोलते हैं आर्मेचर। अब अगला है ब्रश लीड। ब्रश लीड ब्रश और ब्रश लीड ये होते हैं जो कार्बन का होता है, पीछे को तांबे की स्प्रिंग लगी होती है, इसको ब्रश लीड बोलते हैं। कम्यूटेटर पे लगा होता है जिससे अपन को सप्लाई प्रदान करता है, इसको बोलते हैं ब्रश लीड। ब्रश लीड समझ गया? जो कम्यूटेटर से जुड़ा होता है, घर्षण करके हमको सप्लाई प्रदान करता है डीसी, उसको बोलते हैं ब्रश लीड। ब्रश लीड के बाद क्या अगला है एंड कवर। इसके नाम से ही समझ गए होंगे आप एंड कवर क्या है। जो बॉडी के दोनों भागों को ढकने का काम करता है उसको बोलते हैं एंड कवर। एंड कवर, ये बाहर के जो ढक्कन होते हैं दोनों बॉडी के बंद करने के, उनको बोलते हैं एंड कवर। एंड कवर समझ गए आप दोस्तों? एंड कवर ये बाहर के जो ढक्कन होते हैं उनको बोलते हैं। अब आता है बियरिंग। बेयरिंग आप जानते हो, जो छर्रा होता है उसके अंदर घूर्णन का काम करता है आसानी से, तो उसको बोलते हैं बेयरिंग। बेयरिंग दोनों शाफ्टों के बाहरी सिरों पर लगी होती है, जिसको घूमने का आर्मेचर को आसानी प्रदान करता है, उसको बोलते हैं बेयरिंग। बेयरिंग के बाद है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन शाफ्ट के एंड पर एक पंखुड़ियों के आकार का शाफ्ट से जोड़ा जाता है, जिससे पूरी वाहिनी को ठंडा करने का काम करता है। जो फैन है उसको बोलते हैं कूलिंग फैन। कूलिंग फैन जो लास्ट में लगा होता है, जो वाहिनी को ठंडा करने का काम करता है। कभी कभी देखा होगा आपने, स्टैंड वाले पंखे आते हैं घरों में, उनके पीछे भी एक दो पत्ती लगी होती है, तो घूमती है तो वो पूरी वाहिनी को ठंडा करती है, इसलिए इसको लगाया जाता है कूलिंग फैन को। अगला है बेड प्लेट। बेड प्लेट ये है जो नीचे की साइड में लगे होते हैं, जो स्टैंड होता है मोटर का, बॉडी से सटा हुआ भाग जो जमीन पर टिकता है, उसको बोलते हैं बेड प्लेट। बेड प्लेट आप समझ गए होंगे, तो ये हिस्सा है नीचे का जो मोटर जनरेटर का टेका होता है, उसको बोलते हैं बेड प्लेट। बेड प्लेट के बाद में है आई बोल्ट। आई बोल्ट इसी को बोलते हैं दोस्तों, जो हुक होता है ऊपर उठाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं आई बोल्ट। आई बोल्ट जो ऊपर का हुक होता है मोटर का, उसको बोलते हैं आई बोल्ट। उसके बाद है अगला पॉइंट इसका, आई बोल्ट के बाद में टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स अपनी मोटरों के ऊपर भारी साइड पर ऐसे चौकोर सा आकार का एक डिब्बा होता होगा, उसके अंदर जो टर्मिनल होंगे इनसे अपन सप्लाई लेने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। तो आप समझ गए होंगे कि डीसी जनरेटर की कार्य सिद्धांत। डीसी जनरेटर है क्या? डीसी जनरेटर एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली मशीन है, युक्ति है, उसको हम जनरेटर कहते हैं। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनामा है जो बैटरी चार्जिंग के काम में आता है। डीसी जनरेटर के भाग ये हैं, बॉडी है, फील्ड पोल है, आर्मेचर जो अंदर घूर्णन करता है, ब्रश लीड है जो ब्रश से आपके जरिए हमको सप्लाई प्रदान करता है, एंड कवर जो बॉडी के दोनों पार्ट्स को ढकने का काम करता है, बेयरिंग जो घुमाने का आसानी प्रदान करता है, कूलिंग फैन जो वाहिनी को ठंडा करने के काम में आती है, बेड प्लेट जो बॉडी को जमीन धरातल पर टिकने के कार्य में सहायता प्रदान करते हैं, उसे बेड प्लेट बोलते हैं। टर्मिनल जो टर्मिनल बॉक्स होता है वो बाहरी साइड पर होता है बॉडी के, उससे अपन सप्लाई लेने का काम करते हैं। आई बोल्ट जो ऊपर बॉडी के हुक लगा होता है, उससे हम
मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए कार्य करते हैं। तो दोस्तों आप डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के भाग और इसका सिद्धांत के बारे में आप समझ चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में कमिटमेंट करें, जिससे मैं आपको आपकी समस्या हो उसको समझाने में सहायता प्रदान करूं। आपको डीसी जनरेटर बहुत ही इजी, आप पढ़ोगे इस चैप्टर को, आप देखोगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल पर प्रेस कर लो, अधिक से अधिक शेयर करो, जिससे ये चैनल को और अच्छा तरीके से सबके सामने ये शिक्षा प्रोवाइड हो सके। तो उसके बाद में अब आता है फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम जैसे ये हाथ अपना ऊपर हो गया, ये अपनी तर्जमा हो गई, ये अपनी मध्यमा हो गई, ये बताएगा चालक की दिशा। चालक की दिशा। तर्जनी बताएगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। और ये बताएगी विद्युत वाहक बल। इसको बोलते हैं ईएमएफ। अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से यूज करें तो ये चालक की दिशा बताएगा अंगूठा, जो अपनी तर्जनी है वो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो मध्यमा है अपनी उंगली ये बताएगी विद्युत वाहक बल की दिशा। इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। तो आई होप आप समझ चुके होंगे दायां हस्त नियम क्या है। और इसी के साथ आज के वीडियो ही समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर कल लेके आएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।